हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश सब। आज की इस क्लास के अंदर हम क्लास 9th का मैथमेटिक्स का आपसे स्टूडेंट का पार्ट सेट पेपर 1 का पार्ट 3 करने वाले हैं। सेट पेपर 1 का पार्ट 3 करने वाले हैं। जैसे कि आपसे स्टूडेंट का पार्ट 1 के अंदर मैंने आपसे स्टूडेंट को सारे आपके आपके 1 मार्क्स वाले सारे एमसी क्वेश्चंस हो आपके हो गए और 4 क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स वाले आपको मैंने कंप्लीट कराए थे। ठीक है, पार्ट 2 के अंदर आपसे स्टूडेंट को मैंने सारे आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस और आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन मैंने पूरे कंप्लीट करा दिए थे। आज की इस क्लास में पार्ट 3 के अंदर मैं आपसे स्टूडेंट को मैं आपके 4 नंबर वाले क्वेश्चन और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको मैं कंप्लीट कराने वाला हूं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कई सारे पार्ट्स में हमें एक क्वेश्चन पेपर को जो हमारा 25-26 का जो क्वेश्चन पेपर आएगा डीओई का, उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। क्यों हम पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारे देखो एक ही बार में आपको ना मैं लंबा वीडियो दे दूंगा 2 घंटे का, तो आप देखोगे नहीं, मजा भी नहीं आएगा। हम छोटे छोटे पार्ट्स में कर रहे हैं। मैं बच्चों को क्या बोल रहा हूँ कि आपसे को मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई एक पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट पार्ट आने से पहले आपसे स्टूडेंट को क्या करना है, ये जो फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं कम से कम 2 से 3 बार इसको प्रैक्टिस करना है, कम से कम, ताकि आपको ये जो क्वेश्चन पे ना कमांड पूरी तरह से बन जाए। क्या बन जाए? कमांड पूरी बन जाए उसको। अगर वो क्वेश्चन जो क्वेश्चन मैंने कराया वो क्वेश्चन आपको किसी भी प्रकार से आ जाए, अगर अदल बदल करके गए किसी भी तरह से कुछ भी क्वेश्चन के ना हेरा फेरी हो जाए, अगर वही क्वेश्चन आपके सामने में आ जाए तो आप कर सको। ठीक है, तो मैं बच्चों को ये चीज बोल करके चल रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए हम छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ रहेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो ये वीडियो जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये वाला जो क्वेश्चन पेपर से आपको स्टूडेंट को पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर कैसे आने वाला है। आपका आसान आएगा, मुश्किल आएगा, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो होते हैं जिनके आने की संभावना आपके एग्जाम के अंदर में होता है। तो ये सब चीजें आपको इस वाली वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। आज की क्लास वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि मैं आज की इस क्लास के अंदर 4 नंबर वाले क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम के अंदर में जिनके आने की संभावना आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पेपर हैगा आपका डीओई ने अपने सीबीएसई वालों ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड कराएगा। भाई ये वाला क्वेश्चन पेपर उन्होंने सैंपल के तौर पे दिया कि भाई तुम्हारे क्वेश्चन पेपर इस प्रकार से आपका आएगा। तो ये किस प्रकार से आएगा, तो इसके सारे सारे क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस करने की जरूरत है कि नहीं है? हाँ है कि नहीं है? बताओ, यस या नो, यस या नो, यस ना। हम इसके क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस नहीं करेंगे कि हमारा हमें पता चल जाएगा इस वाले क्वेश्चन पेपर के माध्यम से कि क्वेश्चन हमारे कैसे कैसे आने वाला है। हमें नहीं कि जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे 80 में से 80 मार्क्स ले आएंगे। ठीक है, हमारा मेन गोल ये है। चलो करते हैं। कॉमन एनुअल एग्जाम के लिए आपके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आपके 25-26 के लिए 95 प्लस मार्क्स चाहिए, तो हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखा करो, हर एक वीडियो को जरूर देखा करो। इसके आगे भी एक दो सेट पेपर और मैं बनाऊंगा, इसके आगे भी और सेट पेपर आपके लिए मैं बनाऊंगा, जिससे कि आपसे जुड़ के 80 में से 80 मार्क्स पक्के हो जाए। तो लेट्स डू इट, शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले आपको मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, क्लास में पूरा फोकस बना के रखना। क्लास में पूरा फोकस बना के रखना। ठीक है, पूरा का पूरा ध्यान मेरे जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसी पे ध्यान रखना। अगर हल्का सा भी इधर उधर ध्यान गया ना तो भाई समझ में नहीं आया क्वेश्चन। क्वेश्चन जो मैं सॉल्यूशन सिखाऊंगा वह शायद ना आपको समझ में ना आए, इसलिए पूरा फोकस वीडियो पे बस। ठीक है, शुरू से एंड तक पूरा देखो, हर एक क्वेश्चन वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिनके आने की संभावना आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा है, वही क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो मैं फालतू के क्वेश्चन नहीं करा रहा कि हाँ भाई मैंने बोल दिया 50 क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ, 50 में से आपको कोई सा भी क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ जिनके आने की संभावना बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है, ये आ सकते हैं आपके एग्जाम में, डायरेक्ट एग्जाम में आ सकते हैं, तो उसको मैं करा रहा हूँ। ठीक है, चलो और चला करते हैं बस। तो इसमें आपको पता होगा 31 के अंदर मैंने बी क्वेश्चन, मैंने ये वाला क्वेश्चन था मैंने आपके लिए छोड़ दिया था पिछली क्लास के अंदर में, जिनने स्टूडेंट देखा है। तो इस क्वेश्चन को अभी आगे करेंगे, इससे पहले अभी क्वेश्चन और भी है हमारे पास में, उनको करते हैं। ठीक है, चलो करते हैं। तो हमारे खंड दा को स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हमारे 5 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन से करते हैं। इसमें भी 32 का अभी मैं छोड़ रहा हूँ, 32 को मैं अभी छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये और ये अभी आगे करेंगे। पहले हम थोड़ा सा आसान आसान करते हैं ताकि मजा आए क्लास में। आसान आसान करते हैं पहले से, जो हमारे को इसको सरल करना है। क्या देख आप सब स्टूडेंट को दिख रहा होगा कि भाई यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि भाई हमारे को क्या करना है, इस वाली संख्या है, तीनों संख्या क्या है माइनस में है, तीनों संख्याओं को आपस में क्या करना है, मुझे माइनस करना है। तो क्या करना पड़ेगा हमारे को? सबसे पहले इसका जो है ये इस पहले को पहले हम सोल्व करेंगे, इसको अलग सोल्व कर हम क्या करेंगे ना, तीनों को ना अलग अलग सोल्व करेंगे, तीनों को अलग अलग सोल्व करेंगे। सोल्व करके जो भी आपका लास्ट में आएगा ना, फिर लास्ट में जो भी तीनों का आएगा सोल्व करके, फिर तीनों को आपस में माइनस कर देंगे, बस ऐसे कर रहे हैं हम। ठीक है, तो चलो करते हैं, चलो करते हैं, चलो करते हैं। देखो, तो आपको हमारे इस प्रकार से माइनस करना है, सबको दिखाई दे रहा है, क्लियर सुनाई दिखाई दे रहा है, यस या नो कमेंट सेक्शन में फटाफट से यस लिख देना। और जिन जिन स्टूडेंट ने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। और आपसे स्टूडेंट को कमेंट के वीडियो के लास्ट के अंदर में कमेंट जरूर करना है, वीडियो को लास्ट के अंदर में कमेंट जरूर करके जाना है, ध्यान रखना। और चैनल पे आपसे जुड़ना है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहता हूं आपको, इसलिए सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपके आपके एग्जाम के अंदर में आपके 80 में से 80 मार्क्स पक्के हो जाए। तो वीडियो बना के देता हूँ, सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, अभी तक लाइक नहीं कर लाइक करो फटाफट से। चलो
फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में देखो, स्टेप 1 है, हर का परिमेयकरण करना हम करेंगे, ठीक है। हमारे को सीधी सी बात है, पहले हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, फिर दूसरा हम इसको सोल्व करेंगे, तीसरा इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। पहले हम सिंपल सा इसको पहले इधर वाले इसको सोल्व करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम किसका ही उपयोग करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। सबको हर का परिमेयकरण करने आता है, यस या नो? यस आता है, ठीक है। देखो हर का परिमेयकरण क्यों करते हैं हम, पहली बात तो ये समझ लो, छोटा सा समझा देता हूँ, जल्दी समझा दूंगा, ठीक है। नीचे में जब भी अनरूट वाला संख्या आ जाए, नीचे में कभी भी अनरूट वाला संख्या आ जाए, तो उसको हमका हर का परिमेयकरण करना होता है, क्योंकि नीचे की जो संख्या हमेशा रहती है ना, वह कभी भी अनरूट में नहीं रह सकती। नीचे की संख्या कभी भी अनरूट में नहीं रह सकती, इसलिए हम हर का परिमेयकरण करते हैं। कोई भी पूछो तो बता देना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम हर का परिमेयकरण कैसे कहते हैं, नीचे वाली जो संख्या होता है उसको ऊपर नीचे दोनों से हमारे को गुणा करना होता है, बस हमारे को साइन चेंज कर देना था। अगर यहाँ पे प्लस का है तो इधर माइनस कर देना था, अगर यहाँ पे माइनस का रहता तो यहाँ पे हम प्लस का कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अब दो तरफ ऊपर नीचे गुणा कर दिया हमने, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे। आपको एक फॉर्मूला याद है, एक फॉर्मूला याद है कि ए प्लस में बी, ए प्लस में बी, और ए माइनस बी, और ए प्लस में बी बराबर किसका होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये फॉर्मूला याद है सबको, यस या नो? यस। तो बस ये नीचे वाला भी सेम बनना है, एक बार प्लस में है, एक बार ये माइनस में है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जो ये वाली संख्या है, जो पहला वाला संख्या है, आपका ए है, इसको हम बी ए मान लेते हैं, ठीक है। तो ये पहले वाली संख्या का हमारे को ए, हमारे अंडर 10 का स्क्वायर करना पड़ेगा, अंडर 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया? अब समझो, जब मैं अंडर 10 का स्क्वायर करूंगा, तो अंडर से मेरा स्क्वायर से अंडर खत्म, 10 बचेगा, स्क्वायर से अंडर खत्म, 3 बचेगा, 10 में से 3 गया, मेरे पास बचेगा कितना, 7 में। नीचे में मेरे पास कितना आ गया, 7 आ गया। अब ऊपर की बात करते हैं, अब ऊपर की बात करते हैं। अब ऊपर में क्या करना पड़ेगा, मुझे इससे गुना करना पड़ेगा, 7 अंडर 3 से इसको गुना करना पड़ेगा। चलो ठीक है भाई, गुना करते हैं। जब हम 7 अंडर 3 इसको गुना करेंगे, तो 7 को जब हम देखो 7 अंडर 3 10 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये संख्या जो अंडर में है ना, दोनों संख्या जो अंडर में है, वह आपस में गुना हो जाएंगे। बस जो बाहर वाले जो अंडर में संख्या नहीं है, वह गुना नहीं होगा, बस इतना ध्यान रखना। तो अंडर 3 को 10 से गुना करेंगे, कितना आपका हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 7 का 7 सिंपल सा रहेगा। आगे बात करते हैं अंडर 3 को, 7 अंडर 3 को हम अंडर 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा हमारा, देखो नंबर तो गुना नहीं होगा, अंडर 3 से अंडर 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो अंडर 3 से अंडर 3 को गुना करेंगे, कितना आपका आता है, 3 आता है, ठीक है। ध्यान रखना 3 आता है, तो 3 आता है, ठीक है। तो एक सेकंड, यहाँ पे भी तो लिख देना चाहिए था ना, यहाँ क्यों नहीं लिखा तूने? यहाँ पे गुना लगा देना, यहाँ पे गुना लगा देना, 3 लिख देना, ऐसे कर देना। फिर आगे बात करते हैं, इसके साथ में ये हो गया। आप 7 से 3 को गुना कर दो, कितना आपका आएगा, 21 आएगा, बराबर में ये 7 और 30 का 30 है, 7 का 7 है, ठीक है। अब सुनो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से कॉमन ले रहा हूँ। एक चीज कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, ऊपर नीचे से हम एक चीज कॉमन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, 7 कॉमन ले सकते हैं। 7 को मैंने कॉमन लूंगा, मैंने क्या करा, ऊपर से भी 7 को कॉमन लिया, नीचे से भी 7 को कॉमन लिया, ठीक है। तो जब मैंने इसको देखो, मैंने ऊपर से कॉमन लूंगा तो 7 बाहर आ जाएगा, 7 मैंने बाहर लिख दिया, ठीक है। अब देखो अंडर 30 का 30 ऐसे छोड़ दो, माइनस का साइन था, माइनस का साइन लगा दिया। अब इसके अंदर में 7 है, 21 के अंदर में 7 है कि नहीं है, यस है ना। 7 को 3 से गुणा करेंगे, ठीक है, 7 को 3 से गुणा करेंगे, कितना है, 21 आएगा। तो मैंने क्या करा, बाहर मैंने 7 ले लिया, बचा क्या, बचेगा क्या अंदर में, 3 बचेगा, ठीक है। 7 बाहर मेरा लिख दिया मैंने एक बार। अब बात करते हैं 7 के गुने में कितना, 7 के गुने में 1 होता है। मैंने 7 मुझे बाहर लेना, 7 मैंने बाहर ले लिया, 1 को मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है। 7 से 7 मैंने खत्म करा इसको। तो ये हम क्या करेंगे, 1 को ब्रैकेट में छोड़ देना ऐसे करके, और 7 को बाहर में लिख देना। 7 को 7 से खत्म करोगे, कितना बचेगा हमारा, इससे ऊपर में बच गया अंडर 30, और माइनस में -3, ये हमारा बच गया आगे। आप बस उसी प्रकार से सेम हर का परिमेयकरण करेंगे हम। अब हम सेकंड वाली संख्या, ये संख्या हैगा, इसका हर का परिमेयकरण करेंगे। सबको हर का परिमेयकरण करना मैंने अच्छे से सिखा दिया अभी, इसलिए सीखा, ठीक है। जिसने अभी मैंने बड़े तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझाया है, उसी प्रकार से अब सेकंड वाले का भी आपको करना है, उसी प्रकार से सेकंड वाले का भी करना है। तो कितना आपका आएगा, √3, ठीक है। 20 √3 माइनस में 10 आएगा। मैंने सोल्यूशन यहाँ पे करके दिखा दिया है, कोई डाउट आउट भी होगा तो फॉलो कर लेना, जो जो मैंने कर रखा है वैसे फॉलो करना। इसका हमारे को इससे जो गुना करना है, ठीक है। तो मेरा कितना आ रहा है, ये रहा आ रहा है मेरा माइनस का √30 प्लस में 6, ये मेरा लास्ट में बच के आ रहा है। अब लास्ट में हमारे को क्या करना, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। तो अब हमारे को लास्ट में क्या करना, माइनस करना है, ठीक है। अब ध्यान रखना एक चीज, माइनस करने से पहले एक चीज ध्यान रखना कि पहले वाले का मेरा इतना निकल गया, दूसरे का मेरा इतना मान निकले, तीसरे का मेरा इतना निकल गया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब जब ये माइनस है ना, हमारे इससे बाद वाली संख्या को सभी को ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। क्यों ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से साइन सभी के, यहाँ से साइन सभी के चेंज हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये संख्या प्लस का, यहाँ पर माइनस का था, यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और ये देखो पहले ये साइन प्लस माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, बट यहाँ पर साइन एक बार माइनस का भी है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एक सेकंड हो जाओ, प्लस का हो गया,
प्लस माइनस माइनस जाएगा ना, फिर तो माइनस जाएगा ना। माइनस हो गया, माइनस हो गया, क्योंकि अंडर 30 है ना, माइनस का अंडर 30 है। यहाँ पे माइनस का था तो यहाँ पे प्लस हो जाना चाहिए, फिर यहाँ पे माइनस है तो फिर से माइनस हो जाना चाहिए। अभी देख जाओ, अभी सही देख लेते हैं। ठीक है, अभी इसका साइन का भी यहाँ पे ऐसे गोला लगाते हैं, अभी साइन समझ लेंगे। ठीक है, अब सुनो। अब हमारे पास है बचा क्या, अब हमारे पास, अब हमने साइन सबका चेंज कर दिया, साइन सबका चेंज कर दिया। अब देखो जो जिसमें घटा है उसको घटा लो। आपको दिख रहा होगा कि एक बार अंडर 30 है, एक बार यहाँ पे, एक बार अंडर 30 ये है, दो बार अंडर 30 ये है, और एक बार आपका अंडर 30 ये है। ठीक है, ये है। तो एक ही जगह फंस रहा है अपना। एक सेकंड रुक जाओ, अंडर 30 ही आंसर आया था ना इसका। काटेंगे, ये माइनस में आ जाएगा, -√30। ओके, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर माइनस आएगा ना ये, प्लस करा, फिर मैं माइनस हो जाएगा। अगर मैंने माइनस का था, प्लस करूंगा, प्लस में माइनस हो जाएगा। ये यार, ये यार प्लस, साइन भी तो चेंज करना पड़ेगा ना, माइनस माइनस प्लस हो गया। इसकी साइन को भी तो लेके आऊंगा यार मैं, साइन थोड़ी ना छोड़ दूंगा मैं। चलो देखते हैं अभी, अभी देखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये है, ये है हो गया, ये हो गया। मैं तीनों को क्या कहते हैं एक साथ में लिख दिया, इसको जोड़ा, ये आपका एक बार माइनस में है, इसको जोड़ दिया, ये प्लस का ही, अभी इसको मान लो क्या है, प्लस का ही है। ठीक है, दोनों को जोड़ेगा मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे एक है, ये भी अंडूट अंडूट एक अंडूट 30 है, दोनों को जोड़ा 2 अंडूट 30 हो जाएगा, और ये 2 अंडूट 30 हो जाएगा, और ये माइनस का हो गया। इसमें से इसको घटाएंगे, एक में से एक गया तो मेरे यहाँ पे बचेगा 0, 0 आ गया। अब बात करते हैं, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 6 है। ठीक है, 10 है, 6 है, और यहाँ पे 3 है। माइनस का 3 लिखा, 10 प्लस का लिखा, माइनस का 6 लिखा, कितना हो गया हमारे जोड़ोगे, -3 को -6 को जोड़ोगे कितना होगा, माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। और माइनस के 9 में से जब हम क्या करेंगे, माइनस के 9 में से हमारे पास हाँ, 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 माइनस का 9 और 10 घटा देंगे, कितना आपका आएगा, एक आएगा, वो भी प्लस का आएगा, मेरे पास एक आ गया, तो लास्ट में कितना आंसर आया, एक आ रहा है। बट यहाँ पे हमारे, जब हमने साइन को देखो, अगर यहाँ पे मेरा साइन ये है, ये चीज का है। ठीक है, तो अगर मेरे यहाँ पे साइन मेरे माइनस का है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्लस का आना चाहिए। ठीक है, प्लस का आएगा, साइन क्या है, माइनस का है, तो यहाँ पे प्लस का आएगा। प्लस में बात करते हैं, अब यहाँ पे इसका साइन पहले से बाहर में क्या था, माइनस का था, बाहर में माइनस का था। ठीक है, इसके बाद में सारे साइन चेंज भी तो हो जाएगा। अगर ये साइन चेंज होता है, ये भी तो साइन चेंज होगा ना। अगर प्लस का हो जाएगा, माइनस प्लस, और प्लस 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 प्लस। ठीक है, अब बात सुनो, जब हम क्या करें बाहर में, जब हम इसका ब्रैकेट में चेंज कर रहे हैं सबका साइन, तो इसका ये जो साइन, जो इसका भी साइन चेंज होगा साथ में। ठीक है, माइनस का तो ये भी प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो गया। अब जब ये माइनस का था, मेरा प्लस का साइन हो गया, और ये मेरा माइनस का था, ये भी मेरा प्लस का ही होगा। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है, तो इसलिए ये बाकी सब हमारा सेम है। ठीक है, इस तरह से हमारा, इसलिए हमारा यहाँ पे प्लस का साइन आपका आएगा। ठीक है, आगे समझ में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 34 का, हम ये वाला जो क्वेश्चन है इसको हम आगे करेंगे। अभी देख लो, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, गुणनफल ज्ञात करना है हमारे को डैश का। ठीक है, करते हैं। आपको दिख रहा होगा कि भाई गुणनफल ज्ञात करना है, इसको, इस वाली संख्या को इस वाली संख्या से पूरा गुना करना है हमारे को। ठीक है, तो आपको इस वाले, ये जो वो लिखा पड़ा हो ना, ये चीज, इसी चीज से ना आपको एक सर्वसम्मिका, एक सूत्र, एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा। एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, कौन सा आ रहा होगा, ए प्लस में बी प्लस में सी, और ब्रैकेट ओपन हमारे दूसरे वाले में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, माइनस में ए बी, माइनस में बी सी, माइनस में सी ए। ये फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा। और ये बराबर, ये इतना बराबर किसके बराबर रहता है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस में 3ab, इसके बराबर रहता है। तो ये फॉर्मूला सेम, ये चीज इतना और ये इतना सेम है। बस हमारे को किस, हमारे को लिखना क्या है इसके अंदर में, हमारे को सिर्फ और सिर्फ इसमें इसमें ला के छोड़ देना है बस। अब देखो ए बी सी क्या है आपका, ए बी सी क्या है, ये रहा आपका ए बी सी, ये है। तो ए क्या आपका 3x है, और वाई क्या आपका 5y है माइनस का, और सी क्या आपका 4 है, माइनस का 4 है। ठीक है, साइन के साथ में लिखते हैं हम। तो बस अब कुछ नहीं करना है, इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू में मैंने पुट कर दिया सारे को, इस वाली वैल्यू में, क्योंकि ये चीज तो हमारा सेम लिखा हुआ है, हमारे को लिखना है क्या, अब हमारे को इस वाले में वैल्यू पुट करना है। ठीक है, इस वाले में वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा, ये आ गया। अब हमारे को ये सबका, जिसका क्यूब करना है, जिसका क्यूब हो रहा है क्यूब कर दो, इसका क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे कितना आता है, 27 आता है। 5 का क्यूब करेंगे कितना आपका हमारा था, 125 आता है। ये माइनस का था, तो ये साइन कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे जो क्यूब करके आएगा, यहाँ पे जो भी 125 आएगा माइनस का आएगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस हो जाएगा। 3 का हम इसको क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, 64 आएगा, वो भी कितना आएगा, माइनस प्लस माइनस, ये माइनस का आएगा, प्लस माइनस का क्या होगा, माइनस हो गया। ये हमारे, जब माइनस प्लस गया होगा, इस तीनों को गुना करो, तीनों को गुना करें कितना आएगा, 3 5 15, 15 चौके 60,
ठीक है 60 आ गया, और 60 जो भी आएगा क्या आएगा, प्लस का आएगा। ठीक है, और प्लस को अब 3 को -3 को प्लस वाली संख्या से गुणा करो, कितना आएगा, माइनस का संख्या आएगा, वो भी 180, एक्स वाई हो गया। ठीक है, अब देखो अब आपके पास में आ गया ये पूरा आपका लास्ट में ये बन के आ रहा है। तो बस हमारे को जो लास्ट में ये चीज इस फॉर्मेट के अंदर में हमारा ऊपर संख्या जो था इस फॉर्मेट में था, हमारे को इस फॉर्मेट में ला करके बस छोड़ देना था। बस इतना ही करना था हमारे को इस क्वेश्चन के अंदर में। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ना, आसान क्वेश्चन था ना। आगे बढ़ते हैं, देखो 35 करते हैं। देखो एक त्रिभुजकार पार्क एबीसी की भुजाओं का अनुपात कितना है हमारा, 12, 17, 25 है। भुजाओं का अनुपात है ये, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट भुजा कितनी है। ठीक है, आगे करते हैं। इसका परिमाप कितना है, 540 है मीटर है। पार्क का क्षेत्रफल मतलब एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, सबसे लंबी भुजा के संगत ऊंचाई का क्षेत्रफल। अब ऊंचाई भी निकालना है इसमें हमारे को, चलो निकालते हैं, निकालते हैं चलो। देखो तो मैंने एक चित्र बना दिया इस प्रकार से, मैं चित्र ए बी सी नाम मैंने दे दिया। तीन भुजाओं का अनुपात कितना दे रखा, 12 दे रखा है, 17 दे रखा है, 25 दे रखा है। ठीक है, तो मैंने माना भुजाओं की लंबाई क्या, 12x। मुझे देखो भुजा का अनुपात है, तो हम अनुपात को हम जब एक्स से एस संख्या एक ऐसी संख्या होगी जिससे गुणा करने पे ये पूरी संख्या बन जाता हो, मेरा पूरा जो भी पहले जो भी एग्जैक्ट था ना पूरा नंबर सही नंबर बन जाता हो, तो मैंने लिया 12x, 17x, 25x। ठीक है, परिमाप दे रखा है 540, तो परिमाप किसके बराबर होगा हमारा, सभी भुजाओं के योग के बराबर होगा। सभी भुजाओं का योग करके मैंने 540 के बराबर कर दिया। तो यहां से मेरे x की वैल्यू क्या निकल के आगे, मेरे x की वैल्यू मेरे 10 निकल के आगे। अब मैंने सभी भुजाओं को फिर से निकाल दिया। एक्स जो मेरे x था, मेरा क्या था, भुजाओं का अनुपात में जुड़ने वाला एक ऐसी संख्या थी। ठीक है, सभी से गुना होगा ये, 12 को 10 से गुना 120, 17 को जिससे करोगे इतना इतना आ गया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब हमारे को क्या निकाला था, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला था। हम क्या कौन सा सूत्र लगाएंगे यहाँ पर, हीरोन का सूत्र लगाएंगे। अर्ध परिमाप निकाल लेंगे, पी अर्ध परिमाप क्या होता है, एस बराबर क्या पी/2 होता है, पी/2। तो 540 को हमारा पी क्या, मेरा परिमाप कितना है, 540 दे रखा था। पी को इससे गुना करोगे, भाग करोगे, कितना आएगा हमारा, 270 आएगा। हीरोन का सूत्र क्या होता है, एरिया बराबर में कितना है, अंडर। ठीक है, अंडर एस ब्रैकेट ओपन एस माइनस ए ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन एस माइनस बी ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन एस माइनस सी ब्रैकेट क्लोज, ये आपका होता है। ठीक है, चलो करते हैं। एस क्या आता है, 270। तो 270, अब एस के आपका फिर से 270, अब ए क्या हमारा पे 120 है। ए बी सी सुन लो, ए का आपका 120 है, बी आपका क्या आएगा 170 है, सी आपका क्या है 250 है। बस यहाँ पे सबकी वैल्यू मैंने पुट कर दी। यहाँ से मेरा कितना निकल के आया, नोट में 81 इतना निकल के आया। ठीक है, कितने जीरो हो गए यहाँ पर, 3 3 6 इतना निकल के आया हमारा। तो इसकी ये हमारा किसका अंडर रूट रहेगा, हमारा 81 का अंडर रूट क्या रहता है, 9 रहता है। 81 का अंडर रूट क्या रहता है, 9 रहता है। ये 3 और 3 6 है, तो यहाँ पर कितने जीरो आपका आ जाएगा, 3 जीरो आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये 9000 का क्या आएगा, वो आपका क्षेत्रफल है, 9000 आपका वर्ग मीटर स्क्वायर, ये आपका क्षेत्रफल हो गया। आगे बात करते हैं। अब हमारे को बोलते हैं सबसे लंबी भुजा। ठीक है, सबसे लंबी एक और चीज क्वेश्चन में बोला गया था, सबसे लंबी भुजा के संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। संगत ऊंचाई समझाता हूं, देखो सबसे लंबी भुजा क्या मेरा सी है। सबसे लंबी भुजा क्या मेरा ए सी है, 250 मीटर हैगा। और इसके संगत इसी भुजा के संगत ऊंचाई का मतलब कि एच निकालना है हमारे को, यहाँ पर ऊंचाई निकालना है। ठीक है, इसी भुजा से हमारे को इसी भुजा से क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है। जस्ट 1 सेकंड प्लीज, जस्ट 1 सेकंड प्लीज। ठीक है, तो ऊंचाई निकालना। अब हमारे को ऊंचाई निकालने का कौन सा सूत्र हम लगाएंगे, बहुत आसान सूत्र है, देखो। ठीक है, तो देखो अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का सामान्य सूत्र क्या होता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सामान्य सूत्र जो हमारा होता है क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर आपको जो भी आपका, जैसे कि आपका कौन सा त्रिभुज बनना है ये बताओ। जैसे कि सभी के सभी भुजा बराबर है नहीं, सभी के सभी भुजा बराबर दिख रही है आपको, नहीं दिख रही है। तो अगर आप बोलते हो तो कि विषम बाहु त्रिभुज का भी लगा सकते हो। ये त्रिभुज का सामान्य सूत्र क्या रहता है हमारा, ये देखो सामान्य सूत्र आपका रहता है एरिया बराबर में 1/2 गुने में आधार गुने में ऊंचाई, ये हमारे सामने सामान्य सूत्र रहता है। ठीक है, चलो बात करते हैं। तो अब मैंने क्या करा, अब मुझे आधार रहेगा, मेरे पास ऊंचाई है, ऊंचाई मुझे निकालना है। आधार मेरे पास है, क्या दे रखा है मुझे, इसके आधार क्या दे रखा है मुझे। अब मुझे दे रखा है 250 के, देखो संगत भुजा को लेकर के, संगत भुजा मेरे पास क्या 250 है, मुझे ऊंचाई निकालनी है, बस ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, संगत भुजा मतलब कि आधार मुझे कितना दे रखा है, 250 दे रखा है। वैल्यू पुट करी मैंने यहाँ पर, और यहाँ से मैंने ये करके, अब देखो इसमें यहाँ पर आपका 2 है, यहाँ पर भाग में इधर जाकर किस में जो गुने में हो जाएगा, गुने में कर दिया। यहाँ पर 250 आपका किस में था, गुने में था, किस में हो जाएगा आपका ठीक है। तो यहाँ पर 250 क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। इतना छोड़ो इसको, ये नीचे का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिखोगे आप, 9000 गुने 2 बटे में आपका 250, ऐसे लिखोगे आप इसको। ठीक है, बस अब जो एक जीरो से एक जो खत्म कर लो, जो कट रहा है इसको, जो काटा पीटी मैंने करा, पहले 9 को 2 से गुना करे, कितना आपका आएगा 18 जाएगा। 18,000 को मैं 250 से भाग करा, एक जीरो से एक जीरो खत्म। 25 है, यहाँ पर 5 से भाग करना स्टार्ट करो तो कितना आज कितने निकल के आ जाएगा, मेरा 75 मीटर निकल के आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। आगे बढ़े, आगे बढ़े। और एक चीज इसमें मुझे एक चीज और लग रहा है, एक सेकंड सुनना।
कि यहाँ पे आधार बनना है, तो यहाँ पे HCl लगेगा। अब मेरा H निकालना है, यहाँ पे क्या है, H है, ये आधार इसको लिया जा रहा है, आधार इसको लिया जा रहा है, H तो ये होगा, छोड़ो उसको, बस ये ऐसे निकालना था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब मैं ना ये क्वेश्चन अभी कराता हूँ, जस्ट 1 सेकंड प्लीज, ये क्वेश्चन अभी कराता हूँ। बस इससे पहले और भी क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि हमारे ऊपर में जो छूट रहा था ना एक आध क्वेश्चन, अब हम थोड़ा सा ना, अब आपको पढ़ने में ना मजा आएगा। चलो देखो, 1 सेकंड रुक जाओ। क्वेश्चन क्वेश्चन बच रहा था हमारा, ये 31 का, जब हमारा ये वाला क्वेश्चन बच रहा था उसको करते हैं। 31 का हमारा ई एफ, देखो अब क्या है, ई एफ एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण। ठीक है, देखो ई एफ छोड़ो, यहाँ से बस बात सुनो, ई एफ है आपका, छोड़ो, यहाँ यहाँ छोड़ दिया बस। अब देखो, एक समांतर चतुर्भुज के आपका एबीसीडी है, इसका विकर्ण के विकर्ण मतलब एबीसीडी का जो विकर्ण एसी है पर स्थित स्थित बिंदु इस प्रकार है कि हमारे इस पे जो हमारा एसी पे जो मेरा स्थित ये बिंदु है, ई एफ किस पे है, एसी पे स्थित है। ठीक है, तो हमारा ए ई और सी एफ क्या मेरे दोनों बराबर है, समझे बात को। तो हमारे को दर्शाना है कि बी एफ डी ई एक समांतर चतुर्भुज है। अब समझो कैसे है, अब मैं इसको पिक्चर बना के दिखाता हूँ, पिक्चर कैसे रहेगा फिर आपको समझ में आ जाएगा इजीली। देखो, हमारे को क्या बोला गया, त्रिभुज मेरा एबीसीडी में क्या समांतर चतुर्भुज है। अब ये क्या बोला गया, एसी क्या मेरा विकर्ण है, यहाँ पे ये बोला जा रहा था क्वेश्चन का, मैं देख लो फिर से, ये बोला जा रहा था। अब क्या बोलता, एसी पर क्या है मेरा, एसी पर मेरा क्या आएगा, मेरा इस प्रकार से स्थित है कि मेरा एसी पर मेरा क्या आएंगे, मेरे इस प्रकार से स्थित है कि मेरा ए ई बराबर क्या आएगा, मेरा सी एफ है। ये मुझे बोला गया, ये मुझे क्वेश्चन में बोला जा रहा है। ठीक है, ये बोला जा रहा है ए ये बराबर इसके बराबर है, इस तरह से दिया गया। अब बस क्या करते हैं, अब हमारे को करना है क्या, बात सुनो, इस क्वेश्चन में करना है क्या, हमारे को सिद्ध करना है कि जैसे कि हमारा ए बी सी डी हमारे समांतर चतुर्भुज है, तो इसको भी हमारे को सेम ऐसी बी एफ डी ई को भी समांतर चतुर्भुज सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, चलो करते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे, हल करने में लिखेंगे, एक सेकंड को बड़ा कर दूं। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे एबीसीडी। ठीक है, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, हमारे को दिया है कि एबीसीडी समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है, इसलिए इसके विकर्ण हमारा क्या है, विकर्ण एसी और बीडी एक समद्विभाजित करते हैं, एक समद्विभाजित करते हैं, मतलब कि क्या कहते हैं, ए इसका जो मेरा ए हो गया और एसी हो गया, बीसी हो गया, इसको क्या कहते हैं, समद्विभाजित। ठीक है, तो मेरा एसी और बीडी में क्या कहते हैं, त्रिभुज एबीसीडी को क्या समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण है इसके। ठीक है, आगे बात करते हैं, मान लीजिए कि वह बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, वह क्या करते हैं, मान ले कि वह बिंदु पे, मान लीजिए यहाँ पे की लगा था, मान लीजिए कि वह ओ, ठीक है, ओ ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये दोनों के दोनों जो मेरे विकर्ण है एसी और डी भी मेरा प्रतिच्छेद किस पे करते हैं, ओ बिंदु पे कर रहे हैं। ठीक है, तो आता मेरा ओ ए, तो मेरा ओ ए बराबर होगा ओसी के, और मेरा ओ बी बराबर होगा मेरा ओ बी में बराबर होगा ओडी के। बिंदु पे इस पे प्रतिच्छेद करना मतलब कि इसको क्या कर, दोनों लाइनों को क्या करता है, बराबर में बांट रहा है। प्रतिच्छेद का मतलब दोनों बराबर को लाइन कर, इसलिए मेरा ये बराबर ये सब हो गया। आगे बात करते हैं, दिया है कि हमारा ए ई बराबर में सी एफ है। मैंने क्या करा ओ ए, अब एक बार उसको खोल दूं क्या मैं, 1 सेकंड हो जाना, ये है ना, 1 सेकंड हो जाना, जैसे कि ना समझाने के लिए ना पिक्चर चाहिए, बार बार पिक्चर को खोलना और आगे पीछे करना पड़ेगा मुझे, जस्ट 1 सेकंड प्लीज। अभी तक जिन स्टूडेंट ने लाइक नहीं किया, लाइक ठोको फटाफट से, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। ठीक है, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, फटाफट से करो, सभी के सभी बढ़ते हैं अभी। बस अब देखो, अब हमारे को समझ में मजे से आएगा, अब समझ में मजे से आएगा। देखो, अब देखो, अब क्या बोला कि क्या बोल दिया मैंने बोला कि ओ ए माइनस में ए ई, मैंने क्या करा, ठीक है, तो ओ ए, ठीक है, ओ ए माइनस में क्या करा मैंने, ओ ए में से मैंने ए ई को घटाया, यही घटाया ना मैंने, ओ ए में से मैंने ए ई को घटाया, मैंने ओ ए में से ओ ए ई को घटाया, तो मेरा बचेगा क्या, मेरा इतना बच के आएगा। मैं टोटल में से मैं क्या कर रहा हूं, मैं टोटल में से मैं इसको घटा रहा हूं, इसको घटा रहा हूं, तो ये मेरा बचेगा। बस समझ में आ गया। बस उसी प्रकार से ओसी में मैं सी एफ घटा रहा हूँ, ओसी में से मैं सी एफ को घटा रहा हूँ, तो बचेगा क्या, मेरा ओ एफ बचेगा। समझ में आ गया, तो मेरा ओ ई बराबर क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा। ठीक है, अब अब क्या करें हम, चतुर्भुज बी एफ डी में, ठीक है, बी एफ डी ई में हम ले रहे हैं चतुर्भुज, हम ले रहे हैं चतुर्भुज ले बी। ठीक है, देखो बी एफ डी ई मैं चतुर्भुज ले रहा हूं, सुनो फिर से, बी एफ डी एफ मैं चतुर्भुज ले रहा हूं। ठीक है, अब देखो विकर्ण हमारा क्या है, विकर्ण बी डी का मध्य बिंदु क्या ओ है, बीडी का मध्य बिंदु क्या है, मेरा बीडी का मध्य बिंदु क्या है, 0 है। अब सुनो, है इसलिए है तो ओ बी बराबर ओडी है, ओ बी बराबर ओडी है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि भाई विकर्ण हमारा ई एफ है।
अब हमारा नेक्स्ट भी अब क्या मेरा एक ये बी खंड भी होगा मेरा, तो मेरा बी एफ डी ई समांतर चतुर्भुज के अंदर में मेरा दो बी खंड है, मेरे पास बी डी है और मेरा ई एफ है। ठीक है, आगे बात करते हैं, इसलिए मेरा ओ ई बराबर ओ एफ है, इसलिए मेरा ओ ई बराबर में ओ एफ हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं, चूंकि समांतर चतुर्भुज, ठीक है, चूंकि चतुर्भुज बी एफ डी ई के विकर्ण बी डी ई एफ एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए हमारा बी एफ डी ई एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है मेरे, देखो जैसे कि मेरा ये बराबर इसके बराबर हो गया, ये बराबर इसके बराबर हो गया, मतलब क्या करें, एक दूसरे को समांतर, एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं भाई। और समद्विभाजित करने का इसका मतलब क्या है, मतलब कि समद्विभाजित करने से मतलब क्या, दोनों को भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी, दोनों भुजाएं क्या होगी मेरे, बराबर हो गए। यहाँ पर देखो मेरा ये भुजा बराबर इसके बराबर हो गया, ये भुजा बराबर इसके बराबर हो गया। समांतर चतुर्भुज में सेम ही तो कम कर रहे थे कि भाई मेरा ये समांतर चतुर्भुज हम बड़े वाले लेते ए बी सी डी ले रहे थे, तो कि हमारा क्या था, हमारा ओ ए बराबर ओ सी था और मेरा बी ओ बराबर मेरा ओ डी था, बराबर सिद्ध कर रहे थे। उसी प्रकार से मेरा ये सिद्ध हो गया, बस सिद्ध हो गया, बस इस तरह से सिद्ध करके दिखाना था, बस इतना लिख देना, फिक्स है नंबर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। अब एक सेकंड में जाएंगे, ऊपर में कितने क्वेश्चन मैंने छुड़वाए थे आपको, ये वाला करते हैं, चलो 32 करते हैं, 32 करते हैं। देखो हमारे को सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है, एक सेकंड हो जाओ, इसको कर ही लेते हैं, इस वाले को करते हैं। देखो समकोण त्रिभुज में समकोण पर स्थित भुजाओं का अंतर कितना आएगा, हमारा 14 सेंटीमीटर है। समकोण त्रिभुज में समकोण पर स्थित भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अंतर क्या है, समकोण त्रिभुज है, कोई भी समकोण त्रिभुज है, ठीक है, भुजाओं का अनुपात हमारे को नहीं पता कि कौन सी दो भुजाएं हैं जिसका अनुपात अंतर क्या है, दोनों का बीच का अंतर क्या है, 14 है, मुझे नहीं पता। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल मुझे 120 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा था, त्रिभुज का परिमाप निकालना है। ठीक है, चलो करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जस्ट 1 सेकंड प्लीज 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 प्लीज। ठीक है, ठीक है, 35 का बी था ना, 35 का बी कर रहे हैं ना, हाँ चलो 35 का बी कर रहे हैं, ये रहा। तो मैंने समकोण त्रिभुज का एक चित्र बना लिया पहले, तो समझने के लिए। अब बात सुनो, अब हमने क्या माना, समकोण पर स्थित भुजाएं क्या मेरा एक्स वाई है, समकोण कोण पर में स्थित क्या मेरे दो मेरे भुजाएं क्या कौन कौन सी है, मेरे एक्स वाई मैंने मान लिया। ठीक है, दो भुजाएं हैं एक्स और भुजाएं मेरा क्या है एक्स, इसकी इस भुजा को मान सकते हैं एक्स मान सकते हैं क्या हम, इसको मान सकते हैं वाई मान सकते हैं। त्रिभुज पे स्थित मैंने कोई से भी दो भुजाएं, मुझे नहीं पता भाई एक एक्स है एक बी वाई है, मैंने इसको इस वाली भुजा को मैंने एक्स लिख दिया है, इस वाली भुजा को मैंने वाई लिख दिया। ठीक है, ऐसे लिख देना। भुजाओं का अंतर देखा एक्स माइनस बी कितना है 14 है, तो यहाँ से मैंने एक्स की वैल्यू क्या निकल दी है, मैंने एक्स बराबर, यहाँ पे वाई मैंने इसको बराबर यहाँ पे माइनस में मैं प्लस में भेज दिया इसको, तो एक्स बराबर क्या हुआ 14 प्लस में वाई हो गया। समकोण त्रिभुज का कितना दे रखा है मेरा, समकोण का त्रिभुज दे रखा है मुझे 1/2 बी भी गुने में एच होता है, बी क्या होता है आधार गुने में ऊंचाई होता है समकोण का त्रिभुज। समकोण का त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 120 दे रखा है, 1/2 गुने में हमारे का आधार गुने ऊंचाई। अब मुझे आधार गुने ऊंचाई, ठीक है, अब समकोण त्रिभुज में मुझे क्या चाहिए, एक आधार चाहिए, एक ऊंचाई चाहिए होता है। ठीक, आधार ऊंचाई इसको कहते हैं हम, आधार इसको कहते हैं। तो ये बाई हम इसको मानते हैं, बीसी को हम बाई, ए बी को हम एक्स मानते हैं, बीसी को हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं कुछ भी, बस हम मान लेते हैं इसको। ठीक है, बस आगे बात करते हैं, हमारा बीसी और बी एच की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, एक्स वाई लिख रहे हैं, बी एच की जगह पे हम क्या एक्स वाई लिख रहे हैं, क्योंकि दो भुजाओं का अंतर है, और दो भुजा कौन से, मुझे क्या पता भाई, विकर्ण है कर्ण है क्या है, मैं इसके लिए मैं इसे लिख देता हूँ। ठीक है, तो मेरा ये बराबर मेरा दो यहाँ पर भाग में इधर जाएगा, किस में जाएगा गुने में जाएगा, तो ये 200 ये 100 कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, और गुने बराबर में हमारे क्या हो जाएगा एक्स वाई गुने में मेरा 240 हो गया। ठीक है, 240 हो गया बस। अब एक्स वाई गुने में 240 है, अब मैंने क्या करा, अब मुझे पता है कि एक्स की वैल्यू मुझे पता है, तो मैंने बस एक्स की जगह पे वैल्यू पुट कर दी इसको, एक्स की जगह पे मैंने 14 प्लस में वाई लिख दिया गुने में वाई बराबर में 240। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स को जब इस वाई को इस वाली संख्या से गुणा करो कितना बन जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस में 14 वाई बराबर में 240, और ये इसके और 240 को मैंने एक साइड में लिया आया बराबर 0 हो गया। अब हम क्या करें, इस वाली संख्या का क्या करेंगे, दूसरा समीकरण का हम गुणनखंड कर रहे हैं, फैक्टर लेंगे। अब फैक्टर लेंगे तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमारे को एक को जब मैं पहली वाली संख्या को लास्ट वाली संख्या से गुणा करने पर मेरा कितना आना चाहिए, मेरा 240 आना चाहिए, और मेरे जोड़ने पे घटाने पे मेरा कितना आना चाहिए 14 वाई 14 आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने ऐसी कैसे संख्या ली, मैंने संख्या ली 14 और 10 लिया, दोनों को गुना करने पे कितना आ जाएगा, मेरा 240 आ जाएगा, और 14 और 24 में से मैं अगर 10 को घटाऊंगा तो मेरा प्लस का कितना भी आ जाना, और प्लस का वो भी आना चाहिए मेरा 14, तो मेरा 14 भी आ जाएगा, तो 24 24 बाई माइनस में मैं क्या करूंगा 10 बाई लिखूंगा। ठीक है, इतना मैंने लिख दिया गुणनखंड में, 14 को मैं दो भाग में बांट दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँ कॉमन ले रहा हूँ, इसमें से मैं जब कॉमन लूंगा
इसमें वैसे जब मैं कॉमन, अब देखो यहाँ पे कॉमन लेने से पहले एक चीज ध्यान रखना, मैथ्स के बाद में ये चीज का मुझे ना साइन को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, मैथ्स के बाद में साइन को चेंज करना पड़ा, साइन चेंज होगा, यहाँ पे ध्यान रखना बस। तो यहाँ पे प्लस माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो गया, इसको मैंने ऐसे करके लिख दिया। आप सुनो, इन दोनों में कॉमन लेंगे तो कितना क्या निकलेगा, मेरा बाई कॉमन निकलेगा, बाई एक बच जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे बाई खत्म हो गया तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बचेगा 24। बराबर बात का माइनस का साइन लिख दिया, यहाँ पे दोनों में से क्या कॉमन ले रहा हूं, मैं 10 कॉमन ले रहा हूँ, बाई बचेगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर। बाई मैं 10 कॉमन ले लिया तो बाई बचेगा सिर्फ और सिर्फ, और 224 में से मैं 240 में से 10 को हटा दूंगा, तो मेरा कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 24 बचेगा। ये दोनों सेम हो गया। वाई प्लस में जेड हमारा वाई प्लस में 24 हो गया, और यहाँ पे मेरा वाई प्लस में वाई माइनस में 10 हो गया। कभी भी जो हमारा जो संख्या हमारा आएगा पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव तो आएगा नहीं, इसलिए हम पॉजिटिव वाली संख्या लेंगे, सब कुछ दोनों को हमारे को जीरो के बराबर में करना पड़ेगा। वाई बराबर में 10 हो गया मेरा। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो मेरा वाई बराबर 10 था, तो मैंने एक्स की जो मेरी वैल्यू थी, एक्स बराबर मेरा 14 प्लस में वाई था, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया इसकी वैल्यू को, तो मेरा एक्स की वैल्यू क्या निकल के आया, मैं 24 निकल के आया। ठीक है, बस 24 निकल के आ गया मेरा, और वाई की वैल्यू मेरा 10 निकल के आ गया। अब मुझे अब बताना क्या था, अब हमारे को परिमाप निकालना था। क्या निकालना था, परिमाप निकालना था। तो हमने क्या करा, आधार, अब हमारे को जो एक्स वाई था मेरे क्या है, मेरा आधार है, एक्स वाई मेरा आधार है, और मेरा ऊंचाई था। एक्स वाई क्या था, मेरा आधार था, ऊंचाई था, मुझे बस निकालने के क्या बच गया, कर्ण निकालने बच गया। हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम निकालने आता सबको, पाइथागोरस थ्योरम से मैंने क्या निकाला, तीसरी भुजा भी निकाल दिया, सभी को आपस में जोड़ दिया, मेरा आंसर निकाल दिया मैंने। सिंपल सा था, सिंपल सा था। मैं जो एक्स वाई माना था ना, सीधे बोल देना बस, सीधे भाई। एक्स वाई जो हमने माना था ना, मैं जो बोल रहा था, कुछ भी मतलब कुछ भी मत छोड़ दो उसको ऐसी। अगर लिखना चाहो तो लिख दो, बाकी ना लिख रहा तो एक्स वाई माना समकोण त्रिभुज स्थित भुजाएं क्या, मेरे दो भुजाएं डैश है, इसको मान लो भाई। सीधे ऐसे बोल भी सकते हो कि मेरा एक्स क्या मेरा आधार है, वाई क्या मेरा क्या आएगा, एक्स मेरा आधार, एक्स मेरा मान लो ये, इसको एक्स को मैं मान लो लंब मान लो, वाई को मान लो वैसे कि वाई मेरा क्या आएगा, मेरा आधार है। बाकी ऐसे मान नहीं सकते क्योंकि हमारे को कंफर्म नहीं पता ना, अपने ऐसे तो मान तो सकते हो, बस संख्या लिख देना, एक्स वाई मान लो बस, इसके अलावा आगे मत मारो, क्योंकि कुछ भी गलत हो सकता है, फिर गलत हो सकता है इसलिए। ठीक है, आगे बात बात करते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। चलो, तो हमारे यहाँ तक ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे जो क्वेश्चन बच रहा था उसको कंप्लीट करते हैं। चित्र कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज के कोण कोण समद्विभाजकों द्वारा बनाया गया चतुर्भुज में चक्रीय चतुर्भुज होता है। ठीक है, अब चक्रीय चतुर्भुज के कोण, चक्रीय चतुर्भुज के कोणों द्वारा समद्विभाजक कोणों के, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज है, इसको कोणों का हम क्या कर देते हैं, समद्विभाजक करते हैं, मतलब कोणों को हम ये दो भागों में बांटते हैं, तो उसके द्वारा जो बना जो आपका चतुर्भुज है होता है ना, वह चक्रीय चतुर्भुज होता है। इसको मैं पिक्चर दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। मैं पिक्चर दिखाता हूँ, जस्ट 1 सेकंड प्लीज। ये रहा पिक्चर, देखो मेरा ए डी बी, ठीक है, मेरा ए बी सी डी, ये मेरा क्या चक्रीय चतुर्भुज है, क्या मेरा चक्रीय चतुर्भुज है। कैसे, मतलब कि किसी भी प्रकार का चतुर्भुज बना देना भाई, चक्रीय चतुर्भुज चतुर्भुज बना देना भाई। यहाँ पे मेरा क्या आएगा, ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज, मेरा ए बी सी डी में चक्रीय चतुर्भुज है। इसके कोणों द्वारा क्या बनाया गया, बोला क्या जा रहा है, आगे बोला जा रहा है कोण द्वारा, कोण के कोण समद्विभाजकों द्वारा बनाए गए कोण, ठीक है, के कोण मतलब कि कोणों के द्वारा, कोण मेरा एंगल ए एक हो गया और एंगल मेरा डी हो गया, दो मेरे कोण हैंगे, इसके द्वारा बनाया गया, मतलब कि मैंने दोनों कोणों को क्या करा, आपस में प्रतिच्छेद कराया। दो, एक कोण को यहां से लेके खींच के लाया, एक कोण को मैं यहां से खींच के लाया, दोनों यहाँ पे मिल गए। और एक कोण मैं बी से कोण मैंने खींचा, यहां तक खींचा, और सी से मैंने कोण खींचा, तो मेरे यहाँ पे बिंदु पे कट रहे हैं। ठीक है, तो ये बिंदु जहां पे यहाँ पे ये बिंदु कट रहे हैं, तो यहाँ इसके द्वारा जो बिंदुओं द्वारा इनके कोणों द्वारा बना क्या आएगा, ये चतुर्भुज बन गया। तो ये इसी को हमारे को सिद्ध करके दिखाने की चक्रीय चतुर्भुज है ये, हमारे को सिद्ध करना है कि पी क्यू आर एस क्या मेरा चक्रीय चतुर्भुज है मेरा, ये मुझे सिद्ध करना है। अब चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के योग, सामने सामने की भुजा का योग कितना होता है, इतना ध्यान रखना, आमने सामने की भुजा में डी, एंगल डी प्लस में एंगल बी कितना रहता है, 180 रहेगा, और एंगल ए प्लस में एंगल सी क्या रहता है, ये प्रॉपर्टी होता है चक्रीय चतुर्भुज का। आमने सामने कोणों का योग कितना होता है हमारा, 80 180 का होता है दोनों का, ठीक है, योग। तो माना, बस हम मानते हैं, माना कि एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, हमने एबीसीडी को मान लिया। आगे करते हैं, इसके कोण हमारा एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी के समद्विभाजकों क्रमशः आपस में बिंदुओं पी क्यू आर एस पर मिलते हैं। अब देखो मैंने एंगल बी, एंगल सी के समद्विभाजकों, अब मैंने इस एंगल बी, एंगल ए, एंगल बी द्वारा के मैंने क्या कहा, समद्विभाजकों मतलब कि दोनों कोणों का मैंने चारों कोणों उपयोग करके, मैंने समझे चारों कोणों का उपयोग करके चारों को समद्विभाजित करवाया, मैंने एक दूसरे को कटवाया, कटवाने से जो मेरे बिंदु को प्रतिच्छेद करवाया मैंने चारों कोणों से को लेकर के। ठीक है, तो आपस में इसके जो बिंदु बने पी क्यू आर मेरा बना। ठीक है, तो अतः नया जो चतुर्भुज बना मेरा क्या बना, मैं पी क्यू आर बनता है, इतना लिखेंगे हम।
आगे बात करते हैं चक्रीय चतुर्भुज में। चक्रीय चतुर्भुज में हमारा एंगल सी मैंने बोला, अभी बोला था 180 होगा, और एंगल बी बराबर एंगल बी 180 होगा। इतना समझ में आ गया। दोनों का योग चक्रीय चतुर्भुज का ये क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है, गुण होता है भाई, गुण होता है। आगे बात करते हैं, देखो समद्विभाजकों का गुण। अब हम समद्विभाजकों का गुण लिखेंगे। अब देखो, क्योंकि P, ठीक है, क्योंकि P बिंदु एंगल ए एंगल बी के समद्विभाजकों के प्रतिच्छेद पर बना है, इसलिए देखो Q जो मैं देखो यहाँ पर, एक सेकंड रुक जाना, मैं आपको ये खोल देता हूँ, जस्ट 1 सेकंड प्लीज। पिक्चर खोल देता हूँ ना, आपको बढ़िया देखने समझ में आएगा। अब देखो ये रहा मेरा क्या बोला जा रहा है, मैंने एंगल ए एंगल बी के समद्विभाजकों के प्रतिच्छेद पर मेरा P क्या, मेरा एंगल ए एंगल बी पे बना है। P मेरा जो है ये वाला जो मेरा P है मेरा एंगल ए, जो मेरा एंगल ए है, और एक और क्या लिखा हुआ है एंगल बी, ये मेरा ये जो हाँ ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। एंगल पी किस पे बना, एंगल पी तो सी इस पे बना है ना, बी और सी पे बना है ना मेरा। तो एंगल पी मेरा क्या आएगा, एंगल पी जो मेरा आएगा, एंगल पी मेरा बी और सी जो मेरा कोण है उसको प्रतिच्छेद से बना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना एंगल पी जो मेरा बी और सी, यहाँ पे बी सी लिखना, बी सी के प्रतिच्छेद से बना है। तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ कि एंगल पी बराबर प्रतिच्छेद से बना, मतलब कि ये जो मैं एंगल पी बराबर में लिख सकता हूँ 1/2 के 1/2 ए प्लस में बी के, मेरा 1/2 बी और सी, बी और सी के आधा होगा, मतलब कि जो दोनों प्रतिच्छेद से मिलकर बना है। बात सुनो, ये जो मेरा बी और सी जो मेरा दोनों के प्रतिच्छेद से मेरा पी बिंदु बना है, ठीक है। तो मेरा प्रतिच्छेद से बना है ना, मतलब कि जो भी इसका टोटल कोण रहेगा, इसको मैंने जब मैंने इसको आधा बांटा, ठीक है, आधा बांटा, फिर आधा बांट कर इसको मैंने बढ़ाया, इसको भी मेरा 90 डिग्री का था, इसको मैंने आधा बांटा, समद्विभाजित किया, एंगल सी को मैं समद्विभाजित किया, मतलब 2 बराबर हिस्सों में बांटा। जब इसे बनने के बाद में जब मैं इसको दोनों को रेखाओं को मैं मिलाऊंगा तो एंगल बी मेरा पी पे बनने हैं। और तो ये कितने कितने डिग्री का हो जाएगा, मतलब कि ये जो कोण मेरा बन रहा होगा, ये जो मेरा कोण, ये मेरा 45 डिग्री का है, ये मेरा 45 डिग्री का है। तो मेरा आधा तो समद्विभाजकों को मतलब क्या, दो बारह इससे बांट, ये मेरा 45 डिग्री का हो गया, ये मेरा 45 डिग्री का हो गया, 45 45 90 हो गया। अब मैं अगर त्रिभुज बोलूं कि पी त्रिभुज मेरा मान लेते हैं, त्रिभुज पीबीसी में, त्रिभुज पीबीसी में ले लेते हैं हम। तो पीबीसी के अंदर में 45 हो गया, त्रिभुज त्रिभुज का तीनों कोण का 180 होता है, 90 तो यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट कोण क्या बचेगा आपका, नेक्स्ट कोण क्या बचेगा आपका, 90 डिग्री का बचेगा। तो ये बस उसी प्रकार से देखो, तो ये दोनों ए बी सी का जो टोटल योग रहेगा आपका, टोटल योग रहेगा वह उसके आधे के बराबर रहेगा। वह 90 हो गया, 90 का आधा करोगे तो एंगल भी 45 डिग्री, ये तो गलत हो जाएगा, फिर तो गलत हो जाएगा, फिर तो जो मैं बोल रहा हूँ गलत हो जाएगा ऐसे तो। देखो, नहीं, यहाँ पे 45 45 नहीं है, यहाँ पे 45 45 नहीं है। हमारे को पता है एंगल बी और एंगल सी कितने कितने डिग्री के हैं, हमारे 90 डिग्री के हैं। एंगल बी और एंगल सी, एक सेकंड हो जाओ, एंगल बी और एंगल सी कितने कितने डिग्री के हैं, मेरे 90 डिग्री के हैं। क्या मेरे 90 डिग्री के हैं, यस नो। तो ये दोनों मतलब कि ये आप 45 जो मैंने बताया वो गलत है। ये दोनों जो मैं इसके प्रतिच्छेदों के द्वारा मेरे बना जो कोण आएगा, ये जो मेरा कोण बनेगा, मैं क्या रहेगा, दोनों का योग के ये आधा रहेगा। दोनों का प्रतिच्छेद आपस में आधा आधा कट रहेंगे, इसी के कारण ये कि पी क्या रहेगा, मेरा आधा रहेगा इन दोनों के योग के बराबर। बस पी बराबर 1/2, 90 प्लस में 90, इस काटेगा तो एंगल पी मेरा कितना निकला, 90 डिग्री निकल के आया। आगे बात करते हैं इसी प्रकार से हमारा आर में लेते हैं। आर जो मेरा रहेगा आर, ये मेरा आर जो है ऊपर वाला, वह हमारा किससे बनाएगा, मेरा एंगल एंगल ए और एंगल डी के प्रतिच्छेद से बना है। एंगल ए और एंगल डी के प्रतिच्छेद से बना है, तो इसलिए मेरा ये किसके बराबर 1/2 रहेगा, 1/2 रहेगा इसका, इन दोनों के योग प्रतिच्छेद है। प्रतिच्छेद में दोनों को दोनों आधे हो गए, टोटल थे मतलब 90 के डिग्री के थे, तो दोनों का हम आधा करेंगे तब जाके ये इसके दोनों आपस में कट गए ना, प्रतिच्छेद हो गए। इसका मतलब इन दोनों का योग का जो आधा, ये वाला जो रहेगा मेरा आधा रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये मेरा ये हो गया, तो एंगल मेरा आर कितना निकलेगा, 90 डिग्री निकल के आया। और एंगल जब हम एंगल पी एंगल आर को लिखेंगे, जब हम एंगल पी और एंगल आर को, मतलब अब देखो हमने क्या प्रॉपर्टी लगाया था, हमने ये प्रॉपर्टी लगाया था आमने सामने का कोणों का योग, चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योग क्या होता है, हमारा 180 होता है। तो ये मेरा 90 डिग्री ये निकल के, एंगल पी मेरा कितना निकल के आया, 90 निकल के आया। एंगल आर अभी कितना निकल के आया मेरा, 90 डिग्री निकल के आया, तो 90 90 कितना होगा, 180 हो गया। तो अब देखो विपरीत कोणों का योग कितना होगा, 180 हो गया। तो अतः हम इसे सिद्ध कर देंगे पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। हमारा कोणों, हमारे को सिद्ध क्या करना था, हमारे को अगर मेरा आमने सामने के कोणों का योग 180 है, तो मतलब कि मैं सिद्ध कर सकता हूँ कि पी क्यू आर में चक्रीय चतुर्भुज है। बस हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ में ना आए, आंसर जो सोल्यूशन है आपको समझ में ना आए, तो फिर से एक बार पीछे वीडियो देखना और 2 से 3 बार खुद से ही जैसे मैंने लिख समझाया है वैसे ही लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना, अपना समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। अब ये जो 34वां क्वेश्चन है ना, इसको सॉरी ये वाला जो क्वेश्चन का आपको आंसर पता होगा ना, तो प्लीज मुझे प्लीज मुझे कमेंट जरूर करना। मैंने इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दिमाग मारा है, बहुत ज्यादा दिमाग मारा है, बट यार नहीं हो पा रहा है मेरे से ये क्वेश्चन। ठीक है, प्लीज अगर किसी को भी बच्चे को इसका सोल्यूशन पता है तो कमेंट्स में जरूर देना, प्लीज। ठीक है, चलो करते हैं। सॉरी वेरी वेरी सॉरी सॉरी, हाथ जोड़ के सॉरी, नहीं कर पाऊंगा ये वाला। मैं बहुत मत्था मारा मैंने, बहुत मारा मैंने, नहीं हो पा रहा था। आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है, नेक्स्ट खंड हमारा स्टार्ट होता है, ई खंड हमारा स्टार्ट होता है। ठीक है, चलो करते हैं। ई खंड करने में इससे पहले, इसको क्वेश्चन को करने से पहले हम इसके आगे बाकी जो क्वेश्चन है इसको कंप्लीट करते हैं। 38 से करना स्टार्ट करते हैं, 38 से करना स्टार्ट करते हैं। देखो 38 आपका आएगा, एक कैंटीन, एक स्कूल कैंटीन में एक निश्चित दिन, ठीक है, एक निश्चित विद्यार्थियों को देने के लिए बेसन चीला क्या आएगा, बेसन चीला और फलों का रस रखा गया है। ठीक है, मतलब कि कैंटीन में एक निश्चित दिन, कोई भी दिन होगा, ठीक है, दिन विद्यार्थी को देने के लिए, विद्यार्थी देने के लिए बेसन का चीला आपका है, फलों का रस है। ठीक है, कुछ विद्यार्थी कैंटीन में आते हैं, समूह एक ने, ठीक है, तीन बेसन चीला और 2 गिलास फलों का रस खरीदा और 160 रुपए का भुगतान किया। उसी प्रकार से समूह 2 ने हमारा 5 बेसन चिल्ला, 4 गिलास जूस फलों का रस खरीदा और उसने 280 का भुगतान किया। ठीक है, आगे बात करते हैं। उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, करते हैं। पहला आपका समूह एक के लिए, ठीक है, समूह एक के लिए रैखिक समीकरण युक्त बनाइए। समीकरण हमारा समूह एक है, रैखिक समीकरण बनाना है। चलो बनाते हैं। रैखिक समीकरण बनाने आता है ना, बस क्या होता है, मानना होगा आपको। बस यहाँ पे मानना होगा, जैसे कि हम मानेंगे, माना बेसन का चिल्ला का रुपया कितना है, x रुपया है। माना जूस का रुपया, जूस मतलब कि रस का, फल का रस का हमारा क्या है, y रुपये है, हमने मान लिया। अब सुनो, तो हमारा क्या था, मेरा 3 चिल्ला था, बेसन चिल्ला था, तो हमें 3 गुने एक्स लिख देंगे, और 2 गुने 2 मेरा जूस था, तो मैं 2 गुने y बराबर में कितना है, 160 है। समीकरण एक बन गया, दूसरा वाला समीकरण ऐसे बन जाएगा आपका। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बात करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारे को निकालना क्या है, तो उसी प्रकार से दूसरे वाले का भी समीकरण बना दिया मैंने। अब क्या करना है, एक बेसन की कीमत, एक बेसन चिल्ले की कीमत और एक जूस की कीमत हमारे को निकालना है। चलो निकालते हैं। दोनों में से एक ही करना है कोई भी आपको, बट हम कभी भी करते हैं। चलो, तो हम क्या करें, समीकरण, अब हमने समीकरण मान लिया, समीकरण एक ही है, समीकरण दो है। अब हम मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण दो में से मैं एक को घटा रहा हूँ, मतलब इस वाले में से इसको घटा दे रहा हूँ। जब मैं इसको इसमें से घटाऊंगा, एक्स वाई वाले को एक्स वाले में से घटाऊ, नंबर वाले को नंबर वाले में से घटाऊ। ठीक है, तो इसको इसमें से मैं घटाऊंगा, इसको इसमें से घटा रहा हूँ मैं। 280 में से 160 जाएगा, मेरा कितना बचेगा, 120 बचेगा। अब देखो, जब मैं इसको घटा रहा हूँ ना इस चीज को, तो ये साइन का ध्यान रखना कि भाई बाहर माइनस का है तो ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ऐसे करके लिख दिया मैंने। 5x में से 3x को मैंने घटाया तो कितना बचा, 2x बचा, और 4y में से मैं 2y को घटाऊंगा तो भाई कितना बचेगा मेरा, 2y बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका वैल्यू क्या निकल के, आप यहाँ पर वैल्यू आपका 2x प्लस में 2y बराबर 120। मैंने क्या करा, दोनों में से दो दो कॉमन ले लिया, दोनों में कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया, बचेगा अंदर में एक्स वाई प्लस में y। और यहाँ से भी मैं 2 कॉमन, 120 में से भी 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो 2 गुने में 60 करेंगे तभी जाके हमारा 120 बनता है। तो 2 यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2, 202 को मैंने काट दिया, दोनों को भाग कर दिया, बचा क्या, एक्स प्लस में वाई प्लस में बराबर में कितना, मेरा 60 निकल के आया। यहाँ से मैंने एक्स की वैल्यू क्या निकाली, मेरे 60, एक्स की वैल्यू मैंने इतना निकाल के लाया, एक्स की वैल्यू में 60 माइनस में वाई हो जाएगा। ठीक है, वाई यहाँ पे प्लस में इधर जाकर माइनस में हो जाएगा। बस अब मैंने क्या करा, अब मैंने जो एक्स का मान को मैं समीकरण एक में रख दिया। तो एक्स का मान जो भी समीकरण, ये समीकरण मेरा एक था, एक्स का मान मैंने रख दिया, एक्स की जगह पे मैंने बराबर क्या निकल के आया था मेरा, अभी ये निकल के आया था, मैंने एक्स की वैल्यू रखी यहाँ पर। ठीक है, अब देखो बस गुना कर दो, उसको गुना करके कितना इतना आएगा, 2 का वाई का 2 बाई 160। अब देखो यहाँ पर 3 बाई में से 2 बाई को घटाओ, कितना बचेगा, 1 बाई बचेगा, वो भी माइनस करेगा क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है। अब देखो यहाँ पर वाई है, यहाँ पर अब आपको दिख रहा होगा वाई माइनस का वाई, और यहाँ पर देख रहे होगा आप 160 इधर रहेगा, 180 को मैं इधर की साइड में लेके जाऊंगा तो ये प्लस का इधर जाकर माइनस में हो जाएगा। 160 में से 180 जाएगा, मेरा बचेगा कितना, माइनस है 20 बचेगा, माइनस से खत्म हो जाएगा। वाई बराबर कितना आ गया आपका, 20 रुपए निकल के आ गया। और बस तो मेरा क्या निकालना था, मुझे निकाल के लाना था भाई, वाई की वैल्यू निकाल दी मैंने, अब एक्स की भी वैल्यू निकाल ही देते हैं। एक्स बराबर में क्या था मेरा, 60 माइनस में वाई था, वाई की जगह पे वाई का मान रख दिया, 60 माइनस में 20 करेंगे, कितना एक्स का मान कितना निकल के आ गया, 20 निकल के आ गया। ठीक है, तो बेसन का चिल्ला की वैल्यू कितना है मेरा, 40 रुपए, और जूस का मेरे वैल्यू कितना है मेरा, 20 रुपए। बस मैंने निकाल दिया। एक्स क्या माना था हमने, बेसन का चिल्ला माना था, और वाई क्या माना था हमने, वाई क्या माना था हमने, 20 जूस माना था। तो बस जूस और हमारे दोनों की वैल्यू निकाल दी हमने। वैसे निकालना तो हमारे को एक ही था, बट तभी भी हम थोड़ा सा स्टेप इतना करना ही तो हमारे को वो दूसरा भी निकाल ही देते हैं। ठीक है, तो यहाँ समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, देखो ये वाला क्वेश्चन है, 37 है। 37 के अंदर में क्या है, देखो पहले पढ़ लेते हैं। रूपक नई दिल्ली के एक सरकारी विद्यालय में गणित के शिक्षक है, क्या है, मेरे गणित के शिक्षक है। ठीक है, और आवधिक परीक्षा 3 के बाद उन्होंने कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों का अंक एकत्रित किया। ठीक है, उन्होंने देखा कि विद्यार्थी द्वारा प्राप्त न्यूनतम और अंक उच्चतम अंक आपका 2 है और आपका 59 है।
एक एकत्रित अंकों का उपयोग करके एक 12 मर्ता वितरण तालिका तैयार करते हैं। ये रहा 12 मर्ता, और तालिका का उपयोग करते हुए आयत और करके आयत चित्र बनाते हैं, जैसा कि निम्न आकृति में दिखाया गया। ओके, ये मेरा आय हो गया। आपके ऊपर जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देना है। समीर ने इसको देख लेते हैं। यहाँ पे विद्यालयों की संख्या है, विद्यार्थी की संख्या, यहाँ पे विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक। पहला क्वेश्चन पूछा है, वर्ग अंतराल की चौड़ाई की कितनी है? वर्ग अंतराल की चौड़ाई, वर्ग अंतराल समझते हो? वर्ग अंतराल मतलब समझे, यहाँ पे 2 0 से 10 जो है ना, ये मेरा वर्ग अंतराल हुआ है। 10 से 20 में वर्ग अंतराल है, 20 से 30 में वर्ग अंतराल है, 40 से 50 में वर्ग अंतराल है। और तो हमारे को क्या बोला जाए, वर्ग अंतराल का चौड़ाई। चौड़ाई मतलब कि वर्ग अंतराल क्या गैप, मतलब कि चौड़ाई, चौड़ाई का मतलब चौड़ाई पूछ रहा है, समझ रहे हो? चौड़ाई मतलब कि वर्ग मतलब कि वर्ग अंतराल आपका 0 से 10 है, तो दोनों के बीच में कितने का अंतर है? दोनों के बीच में कितने का अंतर है बताओ? 10 और 0 के बीच में कितने का अंतर? 10 का अंतर है। 10 और 20 के बीच में कितने का अंतर है? 10 का अंतर है। तो यही बस जो अंतर है ना, मेरा क्या आएगा, हम इसको इस तरह के क्वेश्चन को करेंगे कैसे, मैं ध्यान रखना। देखो, तो हम इस तरह से निकलते हैं कि वर्ग अंतराल हम कैसे लिखते हैं, ध्यान रखना हमेशा। वर्ग अंतराल हम लिखते हैं ऊपरी सीमा माइनस में निचली सीमा। वर्ग अंतराल का फॉर्मूला क्या होता है? ऊपरी सीमा माइनस में निचली सीमा। अब मैंने एक वर्ग अंतराल लिखा 10 और 20 मैंने लिखा, इसमें ऊपरी सीमा कौन सी है? ऊपरी सीमा आपका 20 होगा। निचली सीमा आपका क्या रहता है? पहले वाली संख्या आपका निचली सीमा रहती है, दूसरी वाली संख्या आपका ऊपरी सीमा रहती है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अब वर्ग अंतराल का फॉर्मूला क्या था? ऊपरी सीमा माइनस में निचली सीमा। तो मैं 20 में से क्या करूंगा, मैं 20 में से 10 को घटाऊंगा, मेरे बचे कितना? 10 बचे निकल के आएगा। तो मैं वर्ग अंतराल मतलब कि वर्ग चौड़ाई कितना निकल के आ गया मेरा? 10 निकल के आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कितने छात्रों ने 50% और उससे अधिक अंक प्राप्त किए? अब 50 तो कितने, 50% उसके अधिक अंक प्राप्त किए। अब मुझे क्या पता भाई, टोटल नंबर बताया क्या? टोटल नंबर यहाँ पे क्वेश्चन में हमने जब हमने पढ़ा कि भाई 50 नंबर कितने, टोटल नंबर बताया क्या मुझे? मुझे टोटल नंबर तो बताया ही नहीं भाई। मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना पता है कि भाई न्यूनतम अंक इतना है और अधिकतम अंक इतना है। टोटल नंबर अगर मैं बोलता कि भाई 200 नंबर आएगा टोटल मार्क्स है, तभी मैं इसका 200 नंबर का मैं 50% निकालता, कितना निकलता? 100%, 100 रुपए 100 निकलता। तभी तो मैं देख पाता ना भाई, यहाँ पर 100 तक 100 फिर मैं देखता 100 के बीच में, 100 के आसपास में कितने कितने स्टूडेंट है। ऐसा तो कुछ दिया ही नहीं है। तो इसे यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर जो हम लिखेंगे सेकंड का आंसर, हम यहाँ पे ये लिखेंगे, यहाँ पर कुल अंक नहीं दिया गया है, इसलिए यह 50% कितने छात्रों ने प्राप्त किए और उसे कहना मुश्किल है। बस इतना लिख देना बस, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं नेक्स्ट को। आया चित्र में छात्रों की कुल संख्या क्या है? आया चित्र में छात्रों की कुल संख्या क्या है? चलो करते हैं। आया चित्र में छात्रों की कुल संख्या, जैसे कि आपको देखो, यहाँ पर आपका पहले वाला आय चित्र यहाँ से लेकर के यहाँ तक बनना है। तो पहले यहाँ पे ये सब विद्यार्थी की संख्या दिया गया है, 2 4 6 7 ये सब है। तो पहले वाला आयत में जो आपका बनना है, कितने बनने हैं? 2, यहाँ पर 2 विद्यार्थी है। दूसरे वाला आयत में किस पे बनना है? 10 पे बनना है, 10 विद्यार्थी यहाँ पर हो गया। तीसरे वाला आयत मेरा यहाँ पर बनना है, तो यहाँ पे इसकी किसके बराबर में? 20 के बराबर, 20 बड़ा विद्यार्थी यहाँ हो गया। और यहाँ पर 30 से 40 के बीच में कितना बना? 18 बनना, 18 यहाँ हो गया। 40 से 50 पे कितना मेरा बनना है? ये इतना बनना है, 6 बनना, 6 विद्यार्थी यहाँ पर है, और यहाँ पर कितना आएगा? 1 विद्यार्थी यहाँ पर है, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा था? कुल विद्यार्थी छात्रों की कुल संख्या। छात्रों की कुल संख्या 2 और 10 कितना हो गया? 12 हो गया। 12 और 20 कितना हो गया? 32 हो गया। 32 और आपका 18 कितना हो गया? आपका 50 हो गया। 50 और आपका 7 कितना हो गया? आपका 57 आपका हो गया। 57 इसका कुल विद्यार्थी हो गया। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एकत्रित अंकों का परिषद क्या है? एकत्रित अंकों का क्या मेरा परिषद, क्या मेरा रेंज, जो एकत्रित अंक है, अंक क्या दिया गया मुझे? अंक क्या दिया गया मुझे? 2 और 59 है। देखो, अब परिसर रेंज कैसे निकालते हैं? देखो, परिसर का फॉर्मूला, रेंज का फॉर्मूला क्या था? उच्चतम अंक माइनस में निम्नतम अंक होता है। परिसर कैसे निकालते हैं? जो भी हमारा सबसे ज्यादा उच्चतम अंक क्या था? हमारा 59 था। निम्नतम अंक क्या मेरा? 2 हैगा। तो हम उच्चतम अंक में से निम्नतम अंक को माइनस कर दें तो हमारा परिसर निकल के आ जाएगा, रेंज मेरा निकल के आ जाएगा। रेंज का फॉर्मूला ये होता है, हमेशा ध्यान रखना। हर एक क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन में बराबर फोकस देना। कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर डायरेक्ट उठ के आ सकता है, ठीक है। तो 59 में से मैं 2 को हटाऊंगा, 57 बचेगा, तो परिसर मेरा इतना निकल के आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी मेरा कंप्लीट हो जाता है। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अब आके जो बच रहे हैं आपके 2 क्वेश्चन बच रहे हैं, 36 बच रहा है। इसको भी क्वेश्चन मैं बाद में, मैं सोच रहा हूँ एक अलग से क्वेश्चन बनाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा। 36 और मेरा ये 34 है ना, ये 2 क्वेश्चन के लिए मैं छोटा सा 5-10 मिनट की वीडियो बना दूंगा। 5-10 मिनट की वीडियो, दोनों क्वेश्चन को मैं आपको उसी में समझा दूंगा, ठीक है। तो बस आज की क्लास में यहीं तक हम फिनिश करेंगे क्लास को। तो आशा करता हूं आपका हर एक क्वेश्चन बड़े तरीके समझ में आ गया होगा, ठीक है, आ गया होगा बढ़िया तरीके से, हर एक क्वेश्चन में आया होगा। कोई क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी कुछ हुआ तो कमेंट्स कर देना। आपको नेक्स्ट क्लास में जो भी मैं वीडियो बनाने वाला छोटा वाला, उसमें वो भी क्लियर करा दूंगा, ठीक है। तो आपको देखो, ये वाला वीडियो बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगाएगा, बहुत ज्यादा टाइम लगाएगा, ठीक है। आपको आशा करता हूँ ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया, इंफॉर्मेटिव लगे आपको, एग्जाम के अंदर भी इस वाले वीडियो से बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। तो इसलिए इस वाली वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ठीक है। इस वाले वीडियो पे यहाँ तक देखो, प्लीज 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 जरूर कमेंट करना।
ये 2 काम करते ना तो हमारे को अंदर से खुशी होती है, ताकि हम आपके लिए अगर अंदर से खुशी होगी तो मैं आपके लिए देखो हम बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं कि आप बच्चों को लाइक आ रहा है, कमेंट आ रहा है, बहुत बच्चे हमारे को अच्छा मतलब कि हम वीडियो अच्छा बना रहे हैं, तो ये हमारे को अच्छा लगता है। तो इसलिए आपसे छूट क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करा करो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करा करो वीडियो पे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको क्लास 9th के अंदर मैं आपके बाकी सब्जेक्ट जितने भी हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस मैथ्स सब कुछ पढ़ाता हूँ। मैं आपको एसएसटी भी हो गया, सब कुछ पढ़ाता हूँ। सभी के क्वेश्चन पेपर का वीडियो मैं आपको जल्दी से फ्यूचर में अपलोड करने वाला हूँ। तो इसलिए आपसे स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लेना, ताकि आपको जो क्वेश्चन पेपर आपका एग्जाम का आएगा वो आपको देखने को मिल जाए और आपके हर एक सब्जेक्ट के अंदर में 80 में से 80 मार्क्स आपके पक्के हो जाए। ठीक है, चलो तो आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।